खैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर एक बार फिर से लॉकडाउन की तजावीज देने को है। पंजाब गवर्नमेंट ने माहिरीन के मशवरे से एक तजवीज तैयार की है कि पीर से लाहौर शहर को मुकम्मल बंद किया जाए और लाहौर शहर में कोरोना मैनेजमेंट की अलग से पॉलिसी मुरतब की गई है। वजीर आजम साहब दौरा लाहौर पर है और आज अहम इजलास में लाहौर लॉकडाउन की पॉलिसी का जायजा लेकर फैसला भी किया जाएगा। दूसरी जानिब विभाग ने बजट पेश कर दिया है और सरकारी मुलाजमीन की उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया गया है तनख्वाहों में इजाफा ना करके, लेकिन दूसरी ही जानिब अवाम पर कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। आम खरीदार के लिए खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ताजिरों की जानिब से बजट को तो मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन शनाख्ती कार्ड वाली जो शर्त है उसमें बेहतरी लाने पर इस फैसले को खुशाइन भी करना दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो उम्मीद थी इन हालात में वैसा बजट या पॉलिसीज नहीं लाई गई। बजट में टारगेट क्या रहे, आम आदमी के लिए बजट में कितना फायदा कितना नुकसान, आने वाले साल में क्या रोजगार मिल पाएगा आवाम को, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज के प्रोग्राम में स्पेशल सेगमेंट होगा जिसमें डिटेल बात होगी बजट के हवाले से। अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं जी उड़ने वाली मोटरसाइकिल का तजुर्बा करने वाला ना तजुर्बाकार एहलकार को जो बाल बाल बचा है। डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं जी। फजा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल का पहली बार तजुर्बा करने वाले पुलिस एहलकार वाकई में बाल बाल बच गया है। दुबई में एक एहलकार फजा में उड़ने वाली बाइक चलाने का तजुर्बा कर रहा था कि इस दौरान वो अचानक जमीन पर आ गिरा, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई। मोटरसाइकिल की आजमाइशी परवाज लेने वाले एहलकार का नाम तो जाहिर नहीं किया गया, अलबत्ता इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि अनाड़ी एहलकार मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद से ही उलझन का शिकार था या फिर वो गैर इरादी तौर पर खुद को माहिर समझ रहा था, जिसकी वजह से उसको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। एहलकार सिर्फ 16 फीट बुलंदी पर मोटरसाइकिल लेकर गया, जबकि उसे 100 फीट तक बुलंदी पर परवाज करना थी। आगे बढ़ते हैं जी। खबर आपको ये देनी है कि बिजली से चलने वाला बैटरी चार्ज करने वाला दुनिया का पहला जहाज बनाया गया है, जिसका तजुर्बा भी किया गया है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। दुनिया के पहले और सबसे बड़े बिजली से चलने वाले हवाई जहाज की परवाज का कामयाब तजुर्बा किया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल तैयारा मैंगी एक्स नामी कंपनी ने तैयार किया है। इस जहाज को उड़ाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं, बल्कि ये चार्जिंग बैटरी से उठता है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ने अपनी पहली परवाज 30 मिनट तक कामयाबी के साथ मुकम्मल की है। जहाज की बैटरी को एक बार चार्ज करके 160 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता है, जो 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करता है और इसमें बैक वक्त 9 मुसाफिर भी बैठ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक आम तैयारा अगर 160 किलोमीटर का सफर तय करे तो इसमें तकरीबन 350 यूरो का ईंधन खर्च होता है, जबकि इस तैयारे पर यह सफर सिर्फ 6 यूरो में मुमकिन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत की बात करनी और आज हमने बात करनी है जी सारा फारूकी से इम्यून सिस्टम के हवाले से, क्योंकि कोरोना की वबा है, टाइफाइड भी एक मसला बनता जा रहा है, दीगर बीमारियां भी हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, ये है क्या, कैसे काम करता है, तमाम मामलात के हवाले से सारा फारूकी हमें बताएंगी। सारा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बता दीजिए कि ये इम्यून सिस्टम है क्या और इसको मजबूत करने के लिए कौन कौन से ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हो सकता है। जी सिद्रा, इम्यून सिस्टम को अगर आसान अल्फाजों में इसकी बात की जाए तो ये आपके अंदर जो है आपकी इंटरनल आर्मी होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट, डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है ये आपको बचाती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्वेजन होती है या किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या किसी तरह का कोई पार्टिकल जो है बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जो है एंटर होता है किसी भी तरह से, तो ये फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है और इसका डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और उससे फ़ाइट करता है। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली इस तरह से काम करता है। लेकिन अब अगर ग़िज़ाओं की बात की जाए तो जितने भी हमारे नेचुरल ग़िज़ा हैं या ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा असरअंदाज होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ये सोचें कि भाई कोई एक तरह का फूड या कोई एक तरह की चीज़ खाने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर रोज़ बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये ना सोचें कि अगर आपने आज बहुत अच्छा खाना खाया या आज आपने बहुत बैलेंस डाइट ली है और कल परसों आप अपने हिसाब से जंक फूड भी खा रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, इंक्लूड रख रहे हैं उन चीज़ों को, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं है, इम्यून सिस्टम उल्टा डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। ख़ास तौर पे जिस तरह के शुगरी फूड्स हैं या बहुत हाई सॉल्टी फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स, एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को जो है वो लो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचुरल फूड्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रहा जाए, यानी कि नेचुरल फूड्स आपके जो हैं फ्रूट्स हो जाते हैं, आपके वेजिटेबल्स हो जाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आए हुए हैं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं आपके जैसे कि सीरियल्स हैं, होल व्हीट आटा है, ओट्स है, बार्ले है, उसके अलावा ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन राइस है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हाई फाइबर फूड्स हैं आपके, इनके अंदर भी डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स भरपूर अमाउंट में मौजूद हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास इतने सारे आए हुए हैं आजकल, जो है आप जैसे लेमन का यूज़ कर सकते हैं, आप कीवी फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है आलू बुखारे का जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है इन हुआ हुआ है तो वो यूज़ करें। इनके अंदर जो है विटामिन सी भी मौजूद है, ये आपके जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा जो है ये रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास जो है डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप मिल्क का इंटेक करें, आप योगर्ट का इंटेक करें। बात कहने का मकसद ये है कि बैलेंस रखें, मीट प्रोडक्ट्स का भी उतना ही अच्छा इंटेक रखें। अगर आपने मटन बीफ का जो है आपने इंटेक करना है तो कोशिश करें कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक आप जो है उसको ले सकते हैं। बाकी डेज़ में आप चिकन फ़िश का जो है यूज़ करें। ज़्यादा मटन बीफ का इसलिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं जो बाद में कोलेस्ट्रॉल जो है आपका इंक्रीज़ हो सकता है, तो उसको आप जो है वंस और ट्वाइस अ वीक जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को जो जितने आपके पास मौजूद हैं आप रोज़ जो है इनका बैलेंस अमाउंट में इनको यूज़ करें। ये ना करें कि एक ही दिन यूज़ करके फिर अगले कुछ दिन तक आप जो है उनको ना यूज़ करें और फिर कभी यूज़ कर लिया कभी नहीं यूज़ किया। कई लोगों में जो है ये आदत होती है कि कई लोगों को जो है ज़्यादा फ्रूट्स पसंद नहीं होते या ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं होते हैं, हालांकि अवेलेबल भी होते हैं, वो फिर भी कई लोग नहीं खाते हैं। तो कोशिश करें कि हर रोज़ जो है एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग्स तो लाजमी रखें। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अपने जो लंच है और डिनर है उसमें जो है आप सैलड ज़रूर रखें और साथ में आप योगर्ट ज़रूर रखें खाने के साथ। खाने के बाद जो है 3 से 4 चम्मच जो है आप अपने योगर्ट के ज़रूर लिया करें, उससे डाइजेशन भी अच्छी होगी और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी वो बहुत बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी कि अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से हमने बेहतर करना है। उसकी वही बुनियादी हमारी जो आदत है उनको चेंज करना पड़ेगा कि जंक फूड नहीं खाना, फ्रोज़न फूड नहीं खाना, बल्कि फ़्रेश वेजिटेबल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। नाज़रीन, एक साइड पे तो हम लोग बात करते हैं जी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अपने हेल्थ सिस्टम की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसी सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की मोबाइल टेस्टिंग लैब शहरियों को मुज़र सेहत दूध से बचाने में भी लग चुकी हैं। मोबाइल टेस्टिंग लैब से 213 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है और 26,564 लीटर दूध तलब कर दिया गया है, जिसमें मुज़र सेहत, केमिकल्स या फिर पानी की ज़्यादा मिलावट पाई गई है। मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ हुई, इमरान मलिक बताएंगे रिपोर्ट में। इंसानी सेहत से खेलने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के रेडार पर। लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। मोबाइल टेस्टिंग लैब से 213 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, 1,10,344 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब से मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 26,564 लीटर दूध तलब कर दिया गया। ज़ाय किए गए दूध की फैट से LR इंतहाई कम, यूरिया और पानी की मिलावट पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब्स जदीद लैक्टोस्कैन मशीनों से आरास्ता है। मोबाइल लैब्स मिल्क फैट्स, SNF, नमकियात, प्रोटीन और दीगर टेस्ट करने की सलाहियत रखती है। लाहौर शहर से आगाज किए गए मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के पायलट प्रोजेक्ट को जल्द सूबे भर के तमाम अजला तक फैलाया जाएगा। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आज रिपोर्ट आपने देखी है, पंजाब फूड अथॉरिटी हमें एक्टिव दिखाई देती है। कभी होटल्स पर छापे मारे जाते हैं, ढाबों पे छापे मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद टीम्स कम होने की वजह से अभी भी शहर के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर खानों में मिलावट भी हो रही है, 2 नंबरियां भी की जा रही हैं और शहरियों की सेहत से खिलवाड़ भी जारी है। लेकिन खैर, जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनका असर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना की वबाई सूरत हाल तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। साथ ही शहर में एक और वबा ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। गर्मी के मौसम के साथ ही हमारे यहाँ टाइफाइड की बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगती है और मौजूदा सूरत हाल में टाइफाइड को लेकर अवाम ज्यादा परेशान सूरत हाल देख रही है, क्योंकि कोरोना और टाइफाइड की मिलती जुलती अलामात की वजह से डॉक्टर्स भी तजब्जुब का शिकार है कि मरीज को कोरोना है या फिर टाइफाइड में मुब्तला हो चुका है। मिलती जुलती अलामात के बायस कोरोना और टाइफाइड के टेस्ट में भी कंफ्यूजन बरकरार है। मिलती जुलती अलामात के बायस ही डॉक्टर्स और मरीज भी परेशान है कि टाइफाइड का पहले टेस्ट कराया जाए या फिर पहले कोरोना का टेस्ट कराया जाए। एदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो शहर के तदरीसी और निजी अस्पतालों में टाइफाइड के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 10 रोज में पंजाब भर में टाइफाइड के 20,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर ही की बात की जाए तो शहर के 5 बड़े अस्पतालों जिनमें म्यूज सर्विसेज, चिल्ड्रन, जिना और दीगर अस्पताल हैं, 8,000 से ज्यादा टाइफाइड के केसेस सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 40% अमवात टाइफाइड की वजह से भी हो रही हैं। गंदा पानी, मुज़र सेहत खुराक, गुंजान आबाद इलाके और सफाई का नाकिस इंतजाम, ये तमाम वो वजूहात है जिनको टाइफाइड की बुनियादी वजह करार दिया जाता है। इन्हीं वजूहात के बायस बैक्टीरिया इंसान की आंतों तक पहुंच जाता है और आंतों में जख्म कर देता है और इब्तदाई अलामात में मरीज को बुखार होने लगता है। माहिरीन की जानिब से कोरोना और टाइफाइड से होने वाले बुखार में फ़र्क ये बताया जा रहा है कि कोरोना में बुखार हल्का रहता है, जबकि टाइफाइड होने की सूरत में बुखार 103-104 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जो मरीज की जान भी ले सकता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन पहले 10 ममालिक में होता है जहां टाइफाइड फैलने की शरह और अमवात सबसे ज़्यादा है। टाइफाइड है क्या? अलामात क्या क्या जाहिर होती हैं? क्या टाइफाइड से बचने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद है? किस उम्र के अफराद में सबसे ज़्यादा खतरा पाया जा रहा है? टाइफाइड से बचा कैसे जा सकता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए माहिरीन मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने बात करनी है जी, लाहौर में एक बार दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन की तजावीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। आज अहम इजलास होगा जिसमें फैसला हो जाएगा कि पीर के रोज़ से लाहौर को दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि पंजाब में जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें से आधे केसेस सिर्फ लाहौर शहर से रिपोर्ट हुए हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार साहिबा है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और इसके साथ साथ कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की आप मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले लाहौर को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाए, पंजाब गवर्नमेंट ने तजावीज़ तैयार कर रखी हैं, क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, आपके प्रोग्राम में मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ और मेरा ख्याल है कि हमने ईद से पहले जो प्रोग्राम किया उसमें कहा गया कि जैसे ही हम ईज डाउन करेंगे लॉकडाउन को, तो आपको पता है कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी एक क्वेश्चनेबल थिंग थी। बिल्कुल, जैसी हमारी आवाम ने रिस्पांस शो किया वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था गवर्नमेंट के लिए भी, अथॉरिटीज़ के लिए भी और स्पेशली हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए, बिकॉज आपको पता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को नहीं अपनाया जाता तो फिर जो है वो ट्रांसमिशन चेन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। और वो आपने देखा भी कि पोस्ट डॉक्टर साहब, पहले जब लॉकडाउन किया गया तकरीबन 1 महीने का, उसके क्या रिजल्ट्स निकले? उसके बाद देखें कितना तेजी से कोरोना फैला और कितना बुरा हाल हो गया। हाँ। अब जो 15 दिन की तजवीज़ दी जा रही है, इसकी क्या प्लानिंग की जाएगी? इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए ज़रा, जो आप अगर इनिशियल डेज का लॉकडाउन याद करें तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लॉकडाउन था, क्योंकि वो नया नया लगा था तो लोगों ने उसको फॉलो भी किया था। और आपने देखा कि जो हमारी स्पीड थी नंबर ऑफ केसेस की वो काफ़ी कम रही एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही लॉकडाउन को थोड़ा ईज आउट करके स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ शिफ्ट किए तो फिर नंबर ऑफ केसेस तेज़ी से बढ़ने लग गए। और ईद के बाद तो क्योंकि फुल रिलैक्सेशन दे दी गई तो हमारी अब तो आपने देखा है कि नंबर एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं और विद एवरी पासिंग डे डबलिंग होती जा रही है। और अब आपको पता है कि हम जो WHO ने तब कहा था जुलाई, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में ही हमने बात की कि 2 लाख जुलाई में वो केसेस देख रहे हैं। तो अब की सूरत हाल देख के तो वाकई ये लग रहा है कि हम 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और 2 लाख की तरफ हम महीने में बढ़ सकते हैं। जा रहे हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि ये लॉकडाउन की सजेशंस तो दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन में किया क्या जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। देखें सिद्रा, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर सोमिया बता रही हैं कि ट्रेडिशन थी कि जुलाई तक केसेस बढ़ेगा, मई का जो मंथ होगा पीक होगा, तो सिमिलरली उसी तरह ही हुआ। अब बात यह है कि इससे पहले जो WHO ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, जितनी जल्दी पाकिस्तान में कोरोना फैला, अब पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल हो चुका है कोरोना के हवाले से,
तो उस वक्त उनका जो लेटर है उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस वक्त फौरी तौर पे 2 हफ्तों का लॉकडाउन, फिर उसके बाद अगले जो 2 हफ्ते होंगे उसमें नरम लॉकडाउन की ज़रूरत है, फिर उसके बाद इसको रिपीट करें। उसकी वजह यह है कि सीधा जितनी लोकल ट्रांसमिशन फैल चुकी है, सिर्फ ये एक वाहिद हल है जिसको आप लॉकडाउन के जरिए आप ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ज़रिए आप जो मुकामी सतह पर जो वायरस फैला है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अब आप ये देखें, शुरू में जब हमने लॉकडाउन लगाया था लोगों के अंदर थोड़ा बहुत था, लोग एहतियाती तदबीर ज़्यादा कर रहे थे। आप हर बंदे को देखते उसके हाथ में मतलब हैंड सैनिटाइज़र था, मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल। आजकल हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के अंदर उस तरह वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे। तो WHO ने भी अपनी 6 रिकमेंडेशंस दी है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर तब तक उन 6 रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं करता तो इसको लॉकडाउन अपना अपलिफ्ट नहीं करना चाहिए। उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग है वो बेहतर करें, अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी योमिया 50,000 ले जाने पे बात। हाँ जी, वो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटी पंजाब की तकरीबन हम 6,000 तक ही अड़े हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मैक्सिमम हम 10 से 15,000 तक पहुंच जाते हैं, इससे आगे की नहीं है क्योंकि पंजाब और सिंध में ही कैपेसिटी टेस्टिंग की ज़्यादा है। बकाया जो हमारे सूबे हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं है। ये WHO जो हमें लॉकडाउन रेकमेंड कर रहा है वो दीगर तजावीज़ के साथ कर रहा है कि हमारी जो यौमिया कैपेसिटी है तो पाकिस्तान की 50,000 होनी चाहिए। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है आबादी के तनासुब से, हमारी कैपेसिटी टेस्टिंग की नहीं है। हम जब इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों को अलग नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगता है फिर भी लॉकडाउन हमारे लिए इफेक्टिव साबित होगा? बिल्कुल इफेक्टिव साबित होगा सिद्रा, इसलिए क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन क्यों किया जाता है। लॉकडाउन से आप केसेस ख़त्म नहीं कर सकते हैं, केसेस की जो रफ्तार है उसको स्लो डाउन करते हैं ताकि ब्रीदिंग स्पेस मिले हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। बिलाल आपके साथ फिगर्स शेयर करेंगे जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और ICU की सिचुएशन है इस वक्त। अगर हम लाहौर की इन पर्टिकुलर बात करें तो मोर देन 70 to 80% फिल्ड है। तो अगर हम नेक्स्ट 10 डेज के अंदर देखें तो ये तो मुकम्मल 100% फिल हो जाएगी, तो नए आने वाले पेशेंट्स को हम किधर अकोमोडेट करेंगे? आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब मान जाएंगे कि मेरा ख्याल है कि उनको जब हम ये लॉजिकल सिचुएशन जो है लॉजिक के साथ प्रेजेंट की जाएगी और इसमें तमाम एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है तो वो ज़रूर इसको कंसिडर करेंगे और कोई अच्छा फैसला हमारे सामने आएगा। फिलहाल मुझे बताइए कि अस्पतालों में जो टाइफाइड के पेशेंट्स आ रहे हैं फिर उनको किस तरह से टैकल किया जा रहा है? क्या उनका टेस्ट कराया जाता है? पहले कोरोना को प्रेफरेंस दी जाती है टेस्ट को या फिर टाइफाइड का टेस्ट भी पहले हो सकता है? सीधा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि जिस तरह डॉक्टर सोमिया ने बताया था कि ICUs में और ICUs में तो पहले बेड्स की कैपेसिटी नहीं है, तो इसी तरह इमरजेंसी में भी बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल है, कम ही लोगों को एडमिट किया जाता है। इस तरह के पेशेंट्स आजकल जो आ रहे हैं बड़े संजीदा नौयत के ही आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले जो टेस्ट है वो कोरोना का ही किया जाता है क्योंकि पहले डॉक्टर्स की पहली जो प्रेफरेंस है वो कोरोना है। कोरोना के बाद अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव आते हैं लेकिन सिम्टम्स सेम होती है फिर उसके बाद टाइफाइड की सूरत में जाया जाता है, लेकिन बाज़ डॉक्टर्स की जानिब से दोनों टेस्ट भी रिकमेंड कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से फिर इसमें एक चीज़ और जो दरपेश है वो उसमें अगर तो कोरोना होता है, कोरोना क्योंकि वायरल बीमारी है तो उसमें वो एंटीबायोटिक नहीं देते, लेकिन जो टाइफाइड है ये क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो इसमें भी फिर डॉक्टर्स काफ़ी गोमगो का शिकार होता है कि भाई इसमें कौन सी एंटीबायोटिक दें और कौन सी ना दें। फिर टेस्टों के हवाले से भी कन्फ्यूजन क्योंकि मरीज के अंदर भी जो उनके लवाहिकीन है। सच में बड़ा खतरनाक मामला है कि खुदा ना खास्ता आपको टाइफाइड हो गया है, कोरोना भी हो जाए या फिर कोरोना है तो साथ में आपको टाइफाइड भी। देखिए जो टाइफाइड और डेंगू और जो वायरल इन्फेक्शन हैं उनकी को इन्फेक्शन कोरोना के साथ देखी गई है और स्पेशली अब क्योंकि मौसम ऐसा है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सिद्रा में शेयर करना चाह रही थी कि एक टेस्ट है जिसे हम टाइफी डॉट टेस्ट कहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टाइफी डॉट का टेस्ट करा के आ जाते हैं और वो पॉजिटिव आता है। तमाम दुनिया में टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए टाइफी डॉट टेस्ट अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए ब्लड कल्चर की ज़रूरत होती है और ब्लड कल्चर पे ग्रो करता है ऑर्गेनिज्म तो आपको पता चलता है कि आपके ब्लड में ये एक्टिव सूरत में मौजूद है और आपको इसके खिलाफ एंटीबायोटिक भी पता चल जाती है कि कौन सी कारगर साबित होगी। डॉक्टर साहब ये ब्लड कल्चर जो टेस्ट है ये क्या बहुत महंगा है या फिर रूटीन में हो रहा है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, लेकिन आम टेस्टों के मुकाबले में ये क्योंकि स्पेशलाइज्ड टेस्ट है तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और इसकी रिपोर्ट भी 5 to 7 डेज में आती है।
बिकॉज आप इस बैक्टीरिया को, वायरस को, बैक्टीरिया को जो है वो कल्चर के ऊपर ग्रो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अलामात के हवाले से भी बताइए। और आपने कहा कि 7 दिन लगते हैं इस टेस्ट की रिपोर्ट में, इतने दिन में तो बेचारे की तो तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी। 4 से 5 दिन लग जाते हैं कोरोना में, तो इसी मीनवाइल ही तो जब आप टाइफाइड को सस्पेक्ट करते हैं तो मरीज आपके पास जनरली हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, साथ एब्डोमिनल सिम्टम्स हो सकते हैं कि पेट में दर्द है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। हमारे पास थोड़ा सा क्लू होता है कि हमें वाइट ब्लड सेल्स के काउंट से या प्लेटलेट के काउंट से पता चल जाता है। LFTs को कई दफ़ा ये मुतासर करते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है। तो कुछ लोग हैं जिनमें आप फिजिकल एग्जामिनेशन से या लैब, बेसिक लैब टेस्ट लाइक CBC से आपको आइडिया हो जाता है। टाइफाइड टेस्ट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, ना ही विडॉल टेस्ट की आपको सिग्निफिकेंस। ब्लड कल्चर ही आपको बताता है कि साल्मोनेला के ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में मौजूद हैं और फिर वो ग्रो करते हैं और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक मुदस्सर। बिलाल, टाइफाइड से जो शरह अमवात हम बता रहे हैं, रूटीन में भी इतनी ही है हर साल पाकिस्तान में इस मौसम में, या फिर इस साल कुछ ज़्यादा देखी जा रही है? नहीं, रूटीन में तो इतनी ही है। उसकी वजह ये कि जो अभी कोरोना के प्लस जो टाइफाइड हो रहा है उसमें अमवात को कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से उनकी तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और वैसे जो इसकी जो शरह मौत है पाकिस्तान, जैसा आपको बताया कि टॉप 10 में शामिल है, तो अल्टीमेटली इसकी जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हर साल जो है ना एक बड़ी तादाद इससे जो है वो हलाक होती है। तो इसी वजह से अब इशू ये है कि अभी तक सिदरा आप देख लें कि लाहौर की बात करें, कई ऐसे इजला जिसमें हमने प्रोग्राम भी किया कि गंदा पानी स्टिल अभी तक आ रहा है। लाहौर में मिलता है भाई, लाहौर में मिलता है। तो जब तक ये हम खासकर पानी साफ नहीं पिएंगे तो ये टाइफाइड से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जितने मर्जी हम अपने आप को हाथ धो लें, हाइजीन कर लें, फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो आपने इनटेक करना है, जो वाटर आपने पीना है, अगर वही मुज़र सेहत है, आलूदा है, तो फिर आप इस तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आप नहीं बच सकते। ये नहीं होगा, आपको डायरिया हो जाएगा। टाइफाइड की कोई वैक्सीन हालात आपके सामने ही है, कहीं से भी कुछ भी खाएं तो हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि वो सेहत के असूलों को मलहूज़ खातिर रखा गया है या नहीं रखा गया। तो क्या कोई वैक्सीन है कि हम लगवा लें और हम टाइफाइड से बच जाएं? जी, वैक्सीन है जो कि आप ईयरली लगवा सकते हैं, लेकिन सिद्रा इम्पॉर्टेंट वही है कि प्रिवेंशन के लिए अगर आप पानी को सिर्फ उबाल के पी लें, अगर आप पानी को उबाल लेंगे तो उसके जरासीम मर जाते हैं। इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, खाना से भी जो पानी लेते हैं बस उसको बॉईल कर लें। दूसरा ये कि हाथों को जरूर धोएं। रूटीन में तो आप वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद या खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, बट फ्रीक्वेंटली हाथों को धोएं ताकि देर बाद धो लें। उससे आप दोनों तरफ से बच सकते हैं, कोरोना से भी बच सकते हैं और टाइफाइड से भी बच सकते हैं। तो ये कुछ एहतियात करें, कोशिश करें बाहर से ना खाएं। घर का खाना जो है वो सेहतमंद भी होता है, आप अपनी निगरानी में बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी हाइजीन भी इंश्योर्ड होती है, वो इस्तेमाल करें। अनपेस्चराइज्ड मिल्क मत इस्तेमाल कीजिए, दूध को ज़रूर उबाल के इस्तेमाल करें, बिकॉज ये कुछ सोर्सेज हैं जो टाइफाइड फैलाने का बायस बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने दूध की बात की है, जब हम ये खुला दूध जो गवाले बेचते हैं और ज़्यादातर आबादी के घरों में वही दूध इस्तेमाल किया जाता है, जब उसको बॉयल करते हैं तो क्या उसके भी तमाम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं? जी, उसको बॉयल कर लें तो बॉइलिंग का टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है तो यूजुअली जो सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह साफ बर्तन में उसको उबाल के फिर इस्तेमाल कीजिए। पानी के लिए भी यही रिकमेंडेशन है और दूध के लिए भी यही रिकमेंडेशन। बिलाल, कोई खास उम्र के अफराद जिनमें टाइफाइड कोई ज़्यादा पाया जा रहा हो या फिर वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हो? देखिए सिद्रा, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि हाथ धो लें, उबाल लें, आप इसमें टाइफाइड में सबसे ज़्यादा जिन लोगों को हो रहा है वो मतलब बड़ा लो तबका है, अनएजुकेटेड है, गुमजान आबादियों में कम पढ़े लिखे लोग, वो इन चीज़ों को मतलब आपको पता है हेल्थ एजुकेशन हमारे पास है ही नहीं, तो वो इन चीज़ों को बड़ा कम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और मतलब अक्सर लोग तो पानी नहीं उबालते। खासकर जो आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो तो कर रही हैं, डिस्पेंसर मौजूद हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बेशतर आबादी ऐसी है जो कि ये प्रिकॉशन मेजर्स नहीं ले रही। तो इसी की वजह से गरीब लोग टाइफाइड में ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनमें ख़ासकर जो सबसे बड़ी जो एज है वो छोटे बच्चों की है। सही। छोटे बच्चों के बाद फिर ये ज़्यादा उम्र के अफराद में भी ये पाया जाता है। क्योंकि अगर बच्चों को इंजेक्शंस लग जाते हैं, हिफाजती टीके लग जाते हैं, फिर उनको क्यों टाइफाइड हो रहा है? देखें, फिर उस जो वैक्सीन लगती है, वैक्सीन तो मेरा ख्याल है 5 साल तक। डॉक्टर साहब से वैसे बिलाल, सॉरी, ये डॉक्टर साहब से करने वाला सवाल था। डॉक्टर साहब, ये बिलाल हमें बता रहे थे कि बच्चों को जो हमारे बुनियादी हिफाजती टीका जात होते हैं 5 साल तक के बच्चों को वो लगते हैं,
उसके बावजूद बच्चों को 3, 4, 5 साल के बच्चों को देखिए इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती कि आपने एक दफ़ा लगा ली तो सारी ज़िंदगी जो है वो आप इससे बच सकते हैं। जो बेसिक आपके असूल हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड है तो आप ओवरकम कर लें बाय यूजिंग दीज हेल्थ प्रैक्टिसेस। बच्चों की और बूढ़ों की जो कुव्वत मुदाफ़त होती है वो जवान लोगों के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, तो उनको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। फिर अगर बच्चे अनसुपरवाइज्ड गंदे हाथों से खा रहे हैं या पी रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है उनको चांसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। रूटीन में हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे बहुत जल्दी बीमार। कोरोना के मामले में बिल्कुल डिफरेंट सूरत है। देखिए कोरोना के मामले में इम्यूनिटी आपकी क्योंकि विद टाइम बिल्डअप करती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी प्री डिस्पोजिशन होती है फॉर अ सर्टेन एज ग्रुप, तो जो कोरोना देखा गया वो ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया। कुछ बीमारियां आपने देखा जो बच्चों में ज़्यादा होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स आपने देखा या मीजल्स या मम्स, वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं, बड़ी उम्र में कम देखी जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं दोबारा टाइफाइड के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि अगर आप एक बार वैक्सीन लगवा लेते हो, हर साल आपको रिपीट करनी पड़ती है, वैक्सीन कितने % आपको क्योर करती है, टाइफाइड से बचा लेती है? देखिए जी, जो टाइफाइड की वैक्सीन है उसकी एफिकेसी के मुतालिक बहुत वेरिएबल सी रिपोर्ट्स हैं। हाँ। तो कुछ लोग तो वैक्सीन के बाद प्रोटेक्टेड होते हैं और उन्हें टाइफाइड नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में दोबारा भी टाइफाइड के जरासीम जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो डायग्नोसिस जो है टाइफाइड का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हर बुखार को जो भी इस मौसम में होता है उसको टाइफाइड लेबल कर देते हैं। तो इसको मैंने जैसे बताया कि प्रॉपर्ली डायग्नोज और डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है कि ये टाइफाइड के जरिए इलाज होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना से तो बचना है, साथ साथ टाइफाइड से भी बचिए और असूल वही है, अपने घर को साफ रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोएं, पानी बॉयल करके पिएं, कोरोना से भी बच जाएंगे और उसके साथ साथ टाइफाइड से भी आपकी जान छूटी रहेगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ विफाक की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है जिसमें तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके हर साल तकरीबन बढ़ा दी जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी इससे खुश नहीं है। विफाक की जानिब से कहा जा रहा है जी कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया, अवाम दोस्त बजट पेश किया है, आने वाले वक्त में कोई बेहतरी आने वाली है, मुल्क में कोरोना भी है जिसकी वजह से मामला ठीक नहीं चल रहे, इसलिए ये एक मुश्किल बजट था जो पेश किया गया है। क्या असर होगा, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री के शोबे हैं जिनको ज़्यादा मलहूज़े खातिर रखा गया है, जिनको तरजीहात में शामिल किया गया है, आने वाले साल में क्या प्लानिंग की गई है कि ये जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को रोज़गार के मौके क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर अभी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही लोग देखते रहेंगे। गवर्नमेंट इस तमाम मामले पर क्या प्लानिंग कर रही है, इस तमाम मामले पे हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी ही जानिब ताजिरों की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से कारोबारी बरादरी की जानिब से इस बजट को मुस्तरद किया गया है। इसी पे हमने मजीद बात करनी है जी। हमारे स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद साहब हैं, रीजनल चेयरमैन हैं आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, कारोबारी बरादरी की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बताइए कि ये कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत ये बजट बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। क्या मुख्तलिफ बजट आया, जो उम्मीदें थी वैसा ही आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि मैं एक चीज़ कहता होता हूँ, जो बजट होता है ना, ये गोइंग जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उसमें मसाइल और वसाइल के दरमियान ब्रिजिंग करनी होती है। और ये हमारे सारे जो पावर पिलर्स हैं, स्पेशली जो इकोनॉमी को और फाइनेंस को देख रहे होते हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और साथ साथ में हमें जो ट्रेड वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं और जो मासेस हैं, हम सब की तवक्कुआत भी होती हैं कि हमें हर वक्त बेहतरी चाहिए होती है ताकि हमारा बिज़नेस बेहतर हो। और सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा बिज़नेस बेहतर हो, हमारा ये भी ख्वाहिश होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा करके हुकूमती मशीनरी का एक फ़ाल हिस्सा बने, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करेगा। हुकूमत के पास बड़े महदूद जॉब्स होती हैं, हुकूमत अपनी जेब से
ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भर्ती नहीं कर सकती। इसमें जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेगा उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और इनलैंड रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। लेकिन ये मौजूदा हालात में क्योंकि ये जो सारे जो बना हुआ है मामला बना हुआ है इसकी तफसील में जाना मेरा ख्याल हमारे इस मौजू का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ये थोड़ा जो है ना हुकूमत की तरफ से जो चीज़ मुझे महसूस हुई है ना, ठीक है हम लोग कुर्बानी के लिए तो तैयार थे। ऑलरेडी देखें पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने मैं कहता हूँ जितनी कुर्बानी दी है वो थोड़ी नहीं है, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको बिला वजह जो है ना तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और इसमें देखें अब लॉकडाउन का देख लें, लॉकडाउन में जब पहले दो दफ़ा जो किए गए 15 दिन उसमें मेरा ख्याल है मुकम्मल मिसाली जो था ना तावन किया गया। अच्छा यहाँ मैं ना थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं रखता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है और मैं सारे डिसीजन मेकर को दावत देता हूँ कि मेरी इस राय को इवेल्युएट करें। अगर इसमें कोई अमली रुकावट है गलती है तो उसको करेक्ट करें। और ये मैं बात पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं। वो ये है कि देखिए जब पहली दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लॉकडाउन करने के बाद तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद जब हमने ये ओपन किए हैं, यानी समझे आप रमज़ान शरीफ के 10-12 तारीख को जब दिन रह गए थे आगे ईद थी, मेरी उस दिन भी राय थी, मैं आज भी यही कहता हूँ आपने ये मार्केटें जब खोलनी है ना तो आप 24 घंटे खोलें, 7 दिन खोलें, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि सारा रश खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सजेशन है जो यकीनी तौर पर पहुंच गई। हसन, कौन से सेक्टर्स को तरजीहात में शामिल किया गया है, बजट में नजर आया? देखिए बजट में जिसका हुकूमत दावा कर रही है उसमें तो वो कह रहे हैं हमने तालीम को भी रखा, सेहत को भी रखा और ख़ास तौर पे जो उन्होंने इमदाद करनी है उस प्रोजेक्ट को भी रखा। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैंने इस बजट को देखा और पढ़ने के बाद चीज़ें सामने आई है, एक तो ये कि हमने फोकस किया है कि हमने जो तरजीहात जो सबसे बड़ी है कि वो हमने कर्जे इस साल भी लेने ही लेने हैं। वो तकरीबन 15 अरब 50 करोड़ डॉलर बनते हैं, वो भी हमने अगले साल कर्जे लेने हैं। और अगर इसी 19 माह तकरीबन हो चुके हैं और 19 माह का अगर देखा जाए तो उसमें तकरीबन 10,000 अरब डॉलर जो है वो हमने कर्ज लिया है अगर सिर्फ 19 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। और अगर पहले की अगर बात की जाए तो जिस तरह वो बात करते थे वो एक अलग चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर जो फिगर देते हैं वो और होते हैं और हमाद अजहर जो इदाद शुमार देते हैं वो और है। लेकिन जो मैंने ली है वो इकोनॉमिक सर्वे से है जो हुकूमत ने एक रोज पहले जो है वो पेश किया था। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं, यानी इन्हीं में जो है वो तजादात पाए जाते हैं। यानी इससे पता लगता है डायरेक्शन कि हुकूमत किस डायरेक्शन पे वो खुद उनको समझ नहीं पाती कि हमने कौन से डायरेक्शन अवाम के सामने कौन से इदाद शुमार रखने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फार्मूला पाकिस्तान को दिया जाता है तो उसके साथ एक स्ट्रेटजी प्लान भी होता है और एक एडवाइजरी भी उसके साथ होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने आइंदे के मामलात और ख़ास तौर पे बजट के हवाले से जब जो ग्रुप एडवाइजरी तश्कील दिया जाता है और उसको भी मद्देनजर रखते हुए और IMF की शराइत को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। सेम वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उनकी मानी गई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं मानी गई। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया है, वही इनके लाइन ऑफ डायरेक्शन थी, वही चीजें थी। अवाम को सिर्फ ये अल्फाज का घोड़क धंधा जो है वो एक घुमा फिरा के पेश किया गया है। अल्फाज भी वही है, हम पे हमेशा से सुनते आए हैं, ताजिर बरादरी भी खुश हो जाएगी, अवाम दोस्त होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी प्लानिंग दिखाई नहीं देती। देखिए 3 चीजें बहुत अहम है अगर आप इस ओवरऑल पोजीशन पे जाए। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9.1 है, उस पर जो है हमें फोकस करना चाहिए था। और दूसरा ये था कि सबसे बड़ी चीज प्राइस कंट्रोल, कि उसके लिए हम किस तरह फोकस करेंगे। प्राइस कंट्रोल करने के लिए अभी तक पंजाब में खास तौर पे अगर मैं देखूं और लाहौर की बात करूं तो वहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता कि हमने इसको किस तरह इंपैक्ट करना है। पेट्रोल की कीमतें आप कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन आवाम पर उसके जो है वो असरात नहीं पहुंच पाते। इसी तरह अशिया खुर्दोनोश की कीमतें अगर आप सरकारी रेट पे कम कर देते हैं तो वो आवाम तक नहीं पहुंच पाते। सर मजीद भी इस पे हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवाइजर वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन है। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आबिद साहब, वफाक का बजट पेश कर दिया गया है, हमारी मुल्क की मईशत को देखते हुए, हालात को देखते हुए क्या बजट बेहतरीन है, ऐसा ही होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल देखें जो इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज है कि हमारा खसारा जो है इस वक्त 10% ऑफ GDP है, उसको इन्होंने कम किया, बट जो तरीका इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत है।
इन्होंने 1000 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए। इस साल 3900 है और अगले साल 4900। तो ये टैक्सेस आने तो बिजनेसेस हैं जो बंद पड़ी हैं। इनको चाहिए था कि कोई टैक्स इंक्रीज, ये गलत बयानी है ना, क्योंकि हमने कोई टैक्स इंक्रीज नहीं किया। 1000 अरब के टैक्स एडिशनल लग गए हैं। 4 इनको चाहिए था चीजें करते, बजाय ये 1000 अरब टैक्सेस लगाते। ये सबसे पहले हुकूमत में इतना वेस्ट है, इतनी गलत एक्सपेंडिचर है, कोई फायदे के एक्सपेंडिचर उनको कम करें। हर डिपार्टमेंट में वेस्ट है, मतलब तो वहां से आराम से ये 300-400 अरब निकाल सकते हैं। फिर आप जो वेल्दी लोग हैं उन पे टैक्स करें। ये एक हमारे मुल्क में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हुकूमत को चाहिए कि जी जो अमीर तबके के लोग हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त इंडिया से 1/3 है। तो अब जो वेल्दी हैं, जिनके 10-10, 20-20 करोड़ के घर हैं, गाड़ियां हैं, ये वो एग्रीकल्चर लैंड है, उन पे कोरोना टैक्स लगाए, वहां से आप 200-300 अरब करें। फिर आपके लॉसेज हैं स्टेट एंटरप्राइज के। बिजली में आपके अगर 100 यूनिट बिजली पैदा होती है तो 70 यूनिट आप कलेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली कर 30 यूनिट के पूरे सिस्टम में जो है चोरी हो रही है, ये वो उसको कम करें। तो ये 1000 अरब इनको चाहिए था कि इन तरीकों से इकट्ठा करें बजाय के टैक्स लगाएं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। हमारी बिजनेसेस बंद पड़ी हैं, आपने ऊपर से उनके टैक्स लगा दिए। सर, सब्सिडी खत्म करने की बातें की जा रही थी कि हमें इस सिस्टम से निकलना है कि सब्सिडी का मामला नहीं होगा। तो जो बजट की प्लानिंग दिखाई दी है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हमारी मार्केट ही इतनी स्टेबल हो जाएगी कि हमें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा होगा? सही है। ये हमें अपनी इकोनॉमी देखें, जिन मुल्कों में इकोनॉमी अच्छी है वहाँ गुर्बत भी कम होती है, वहाँ ये सब्सिडीज भी नहीं जरूरत होती। तो हमारी तवज्जो कम से कम अगले साल ये होनी चाहिए कि जितना कुछ हो सके हमारे छोटे मतलब दुकानें, बिजनेसेस, जो ठेले वाले हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो चलें ताकि सारी इकोनॉमी रिवाइव हो। और ये है कि ये हुकूमत को, गवर्नमेंट के सारे पॉलिटिकल लीडरशिप, बेसिकली मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, कि हमें एक नैरेटिव डेवलप करना है कि जी ये बड़ा मुश्किल वक्त है और हम सबको कह रहे हैं कि अपनी बेल्ट टाइटन करें, और हम खुद भी कर रहे हैं। अगर आप खुद नहीं करेंगे, अगर आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, अगर खुद नहीं वो ये एक मैसेज देंगे कि जी देखें हम भी अपनी बेल्ट टाइटन करें, फिर तो बाकी कौम क्यों करेगी? ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि सारी एफर्ट होनी चाहिए कि इकोनॉमी को रिवाइव करें। और जो है गरीब तबका, खासतौर पर दिहाड़ीदार है, कब ये बात हुई ना, इन्होंने अनाउंस किया 1200 अरब का पैकेज। अभी बजट में इंटरेस्टिंगली कोई जिक्र नहीं है कि जी उसमें से कितना खर्चा हुआ है। सिर्फ उन्होंने कहा जी कि हमने 200 बिलियन एहसास प्रोग्राम, तो बाकी 800 बिलियन का क्या हुआ अभी? और अगले साल इतना रखा ही नहीं है पैसे के जी जो फैक्ट्रियां बंद हैं उनके वर्कर्स को, जो दिहाड़ीदार हैं, मतलब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि उस लिहाज से ये बजट ये सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद हसन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और यहाँ पर एक ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वही बुनियादी सवाल कि रोजगार लोगों को कहाँ से मिलेगा। महंगाई हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। हसन रजा डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाक ने बजट पेश किया है, इसी हवाले से माहिरीन मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, आपसे दोबारा से मैं बात करना चाहूँगी कि बजट तो पेश कर दिया गया है। ब्रेक से पहले हसन भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त यही है कि कोरोना मईशत को भी खा रहा है, तो ऐसे में नौकरियां कहां से जनरेट होंगी, लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट ने इस हवाले से बजट में क्या प्लानिंग की है? देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि 3 सेक्टर निजी शोबे के जो ज़राअत, एक्सपोर्ट्स, और फिर इसके अलावा तीसरा सेक्टर मैंने ज़राअत, एक्सपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, तीसरा सेक्टर कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त वसाइल कम से कम थे,
अब आपने जो बात की ब्रेक में जाने से पहले कि पंजाब गवर्नमेंट का बजट आ रहा है 15 जून को, ये निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साल हुकूमत ने सूबों को 2,900 अरब रुपए मुंतकिल करेगी, जिसमें पंजाब हुकूमत को 50% पैसे मिलेंगे, 1,400 अरब कुछ, और फिर इसके अलावा उनका अपना पंजाब रेवेन्यू का टैक्स अलग है और कुछ अलग रिसोर्सेज अलग हैं, तो ये लगभग 2,000 अरब से ऊपर बजट होगा। सूबों के पास जो है इस वक्त सबसे बड़ा बजट है बनिस्बत वफाकी हुकूमत के। पिछले 10 सालों में जब से 18वीं तरमीम हुई है, हमने देखा है कि सूबों ने बहुत सारी चीजें अपने पास ले तो ली हैं, लेकिन वो मियारी नहीं रही, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे और कोई चीज हो। अब लोकास टिड्डी दल का हमला हुआ है सूबे, उसको भी जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो अब ये जो तोपों का रुख है और जो कैमरों की जो निगाह है वो सूबों के बजट पे होनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सपोज हुए हैं जब से कोरोना वायरस हुआ है और लॉकडाउन हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन में वफाकी हुकूमत ने तो फिर आम आदमी की मदद की, बिजली के बिल के थ्रू 12,000 रुपए दी। सूबों ने अपनी जेब से कुछ काम नहीं किया, हालांकि ना इन पे कर्जा है, ना ये दिफा का शेयर करते हैं, ना ये मरकजी हुकूमत के सारे सूद में जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि अब हम सूबों को देखेंगे वो किस तरीके का बजट दे रहे हैं। ठीक है, अर्शद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, पंजाब गवर्नमेंट क्या प्लानिंग होनी चाहिए बजट के हवाले से? आज चूंकि अहम इजलास भी हैं, वजीर आजम साहब भी लाहौर आए हुए हैं। जी जी, देखिए मेरे ख्याल में जो है ना पंजाब गवर्नमेंट का जो मरकज़ है ना, तवज्जो का मरकज़, वो ज़ाहिर है कि मैं कहता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंजीनियरिंग और उसकी मिलिंग पर, प्रोसेसिंग पर, पंजाब का खासा तो सनत भी है जी, पंजाब का खासा तो सनत भी है जी। तो वो मैं कहता हूँ आप देखें, सिर्फ देखिए एग्रीकल्चर को आप इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, फिर ही आपका जो है ना सही एक्सट्रैक्ट आएगा। हमारी ज़मीनों में जितनी फर्टिलिटी मौजूद है ना, देखिए हम गंदम पैदा करते हैं ना, उसको गंदम को सिर्फ रोटी और नान की शक्ल में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अमेरिका में गंदम से एथेनॉल भी बनती है, मकई से एथेनॉल भी बनती है, और ये सारी हमारी खाने की पूरी नहीं हो रही, हम खाने के लिए बाहर से मैं वही बात देखिए उसमें बुनियादी एक चीज़ यह है, कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जो अमेरिका, कनाडा और 90% ऑफ चाइना पिछले 40 साल से काश्त भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। हमारे मुल्क में अभी तक उन वैरायटीज़ के ऊपर इतने मामूली पॉइंट्स की वजह से बैरियर लगे हुए हैं, उन्हें अभी तक हमारे ना इधर काश्त करने की इजाज़त है, ना उनके ऊपर वर्किंग करने की इजाज़त है, और वो जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं। अमेरिकन, मैं ये कहता हूँ साइंस को छोड़ के, अमेरिकन खुद 40 साल से वो खा रहे हैं, कनाडा खा रहा है, कनाडा के फूड स्टैंडर्ड इतने टाइट हैं, वो खा रहे हैं, और हमारे यहाँ उनकी इजाज़त नहीं आ रही। ये क्या होने जा रहा है पंजाब के बजट में, क्या बता रहे हैं आपके ज़राए? देखिए, जो अब तक की मालूमात सामने आई हैं, एक तो पहले वो जो बात चल रही थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिलेगा अगर उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक रोजगार है। जिस तरह तरक्याती मनसूबे अगर शुरू किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर अगर प्रॉपर तौर पे फोकस कर लिया जाए और इसको एक प्लानिंग के तहत चलाया जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे अफराद जो रोजगार हैं, वो बेरोजगार हैं, वो रोजगार से वाबस्ता हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का बजट गुज़श्ता साल जो 2,360 अरब रुपए का बजट पेश किया था, और इस साल जो है 2380 यानी 2,380 अरब रुपए का जो है वो बजट का तखमीना तजवीज़ किया गया है। और इसी तरह आइंदा साल के बजट में 1856 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है, और 1717 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया था गुज़श्ता साल। और इसी तरह वफाक से जो काबिल तकसीम हासिल की मद में 1465 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, क्योंकि कल के बजट के बाद अब। और दूसरा, पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी, जिस तरह वफाक ने फैसला किया है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं की, पंजाब भी कोई अनाउंसमेंट नहीं करने जा रही, जबकि ये एक सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए खुसूसी तौर पे कुछ ना कुछ तो हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते, तो अगर उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, तो फिर वहाँ पे जो कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं, उनको एक्टिव किया जाए। ग्राउंड रियलिटी नीचे तक जो है आवाम को उनका फायदा पहुँचना चाहिए, और पेंशनर की कम से कम जो पॉलिसीज बन जाती हैं, अभी तो एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, मुलाजमीन जो है वो पूरे प्लानिंग कर रहे हैं
कि सरकारी मुलाजमीन पेंशनर के हमारी तनख्वाह में क्यों इजाफा। बिल्कुल हसन, आप ठीक कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि एप्का की जानिब से एहतजाज किया जाता रहा है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो तकरीबन 150% बढ़ाने की उनकी जानिब से तो मुतालबा सामने रखा जा रहा था। जो अखराजात बढ़ गए ना, जो प्रेशर बढ़ गए, जो अखराजात में इजाफा हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगी है, वो ठीक है, पेट्रोल आपने कम किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीचे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो उतना उस हद तक फाल नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स कागजी कार्रवाई पर वही बात है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज बन जाती हैं, बड़े बड़े कवानीन बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा तब लगता है जब उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और आम आवाम तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आवाम को बहुत बड़ी सहूलत देने वाली है आने वाले वक्त में। हमारे जो दीगर सनतों से वाबस्ता लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल गया है तो बाकी शोबों को भी मिल जाना चाहिए था। क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा होना चाहिए था, हो सकता है क्या? देखिए, बात ये कि आप बजट को देखें उठाकर तो कल सीमेंट की एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई है, स्टील में भी मुराद दी गई है, एक्सपोर्टर्स को वैसे हर वक्त मुराद मिलती रहती है, वो जो टेक्सटाइल, लेदर और दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं। आईटी इंडस्ट्री को अलग मुराद मिली हुई है, पावर सेक्टर जो है टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, तो मुराद तो कहां पे नहीं है मुझे ये बताएं। हर जगह तो मुराद दी हुई है अपने। उसके बाद भी अगर आप मांगे और मुल्क में टैक्स ना देना चाहें तो फिर अल्लाह ही हाफिज है मुल्क चलाने का। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि हर तरफ मराहत मिल रही हैं, गवर्नमेंट जो कर सकती है बहुत कुछ कर रही है, ऐसा ही है? ग्राउंड रियलिटी भी यही है? देखिए, ये एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन बात यह कि जब इन मराहत का अगर जो फौरी या लॉन्ग टर्म अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं कोई खराबी है, कहीं कोई कमी है, कमजोरी है। मैं अगेन अपनी पहली बात पर आऊँगा। हमारा ये फेडरेशन का, मेरे प्रेसिडेंट का, हमारा शुरू से ये व्यू है कि जब तक आप बुनियादी 3 इंग्रेडिएंट को इसको फिजिबल लेवल पर नहीं लाएंगे, ये सारी सब्जी ना ये एब्जॉर्ब हो जाती है, डिसॉल्व होकर डिसअपीयर हो जाती है, ये रिजल्ट ही नहीं लाती। वजह ना देखें, देखें आप एक सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, तीसरे को दे रहे हैं, चौथे को नहीं दे रहे, लेकिन ये जो है ना इवन एप्लीकेशन अगर आप करेंगे एनर्जी कॉस्ट की, मार्कअप की, तो उसके रिजल्ट फिर आएंगे। देखिए, इकोनॉमी पे जो होता है ना असर वो क्यूमुलेटिव आना है। जब बजट बनना उसमें ये तो नहीं आना कि सीमेंट की तरह से इतने पैसे आ गए, वो तो मुकम्मल एक रिपोर्ट आना। आप देखें, ये वो 3 बुनियादें हैं, इसके बगैर हम हमेशा कहते हैं इसके बगैर किसी पॉलिसी का, किसी सब्सिडी का कोई फायदा नेशनल लेवल पे नहीं है। हसन, किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया? क्या नया टैक्स सच में किसी तरह का किसी भी शोबे पे नहीं लगा? देखिए, मुस्लिम मद में टैक्सेस तो कुछ किसी हद तक इजाफा हुआ है, जिस तरह वो भी आबिद हसन साहब बता रहे थे कि 1000 रुपए जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं मुस्लिम मद में। जब डिटेल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह अब बजट की सूरत देखा जाए, जिस तरह कोरोना के मामला चल रहे थे, इस हाल में या आप कह सकते हैं कि बजट पेश करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए कि उन्होंने शुक्र है बजट पेश कर दिया। अब जिस तरह उन्होंने बजट पेश कर दिया है, जिस तरह किस तरह भी लाके, लेकिन अब इसी तसलसल को उनको आगे भी बढ़ाना चाहिए और इसी तरह एक्टिव पोजीशन उनको अवाम को उनके मसाइल हल करने और उनको रोजगार देने के हवाले से भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ये ना करें कि आपने 2000-3000 अरब रुपए रख लिए कि आप उनके घरों में चेक तकसीम कर देंगे और वो चेक, अभी आप ये यकीन कर लें कि आइंदा चंद सालों में इसका भी एक स्कैंडल आएगा। अभी तक जो सानिया मिनिस्टर साहिबा है वो पूरी डिटेल मालूमात पार्लियामेंटेरियन को नहीं दे रही, वुज़रा को नहीं दे रही। जब वो पूरी मालूमात मीडिया के सामने रखी जाएंगी, मैंने भी मुतअद्दिद बार कोशिश किया वो मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन वो चीज़ों को छुपाया जाता है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप इसमें भी देखेंगे, जिस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अफसरों ने पता नहीं किस 1 लाख से जायद अफराद ने वहां पे जो है वो पैसे खाए हैं। यहाँ पर भी अंदेशा खदशात का इजहार किया जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए था कि अवाम को जो उनको इस टाइम परेशानी है उनको परेशानी से निकालने के लिए उनको रिलीफ देते। बहुत शुक्रिया हसन रजा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाजत देनी है, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि वफाक ने तो बजट अनाउंस कर दिया है, लेकिन अब पंजाब की गवर्नमेंट की आवाम जो है वो पंजाब असम्बली की तरफ देख रही है कि हमारा भी बजट आने वाला है, हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह ने निगहबान।